चलिए तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है महासंग्राम में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर और मेरे साथ सहयोगी देवेंद्र कुशवाहा जी। तो जैसा कि हम सुबह 7 बजे से ही आपको लगातार बता रहे, चुनाव से जुड़ी हुई अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। जैसा कि सुबह से ही हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि अब तक कितने प्रतिशत यहाँ पर मतदान हो चुका है। लगातार सुबह से ही हमारे संवाददाता भी आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं और इसी के साथ बड़ी खबरों से भी रूबरू करा रहे और जो हॉट सीट है उस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं लगातार सुबह से और 6 बजे तक करते रहेंगे। तो बिल्कुल, और हम चाहेंगे नवजीत कि आप जो और सीटें हैं, जो हॉट सीटें हैं इस चरण की, उस पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में कुछ बता भी दें। तो हिमाचल प्रदेश की 2 सीटें हॉट सीट हैं, एक मंडी की और एक हमीरपुर की। तो सबसे पहले मंडी सीट पर एक नजर डालिए ग्राफिक्स के माध्यम से नवजीत। बिल्कुल, तो मंडी सीट की बात कर ले तो हमने जैसा आपको बताया कि हम हॉट सीट्स की भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बीजेपी से कंगना रनौत चुनावी मैदान में और कांग्रेस से विक्रमादित्य सिंह। अगर बात कर ली जाए कंगना रनौत की तो ये आपको बता दें कि हमेशा अपने बयानों से जो है सुर्खियों में रहती हैं। चलिए अब इसी के साथ अब जो है एक बार कुल कितने मतदाता हैं मंडी लोकसभा सीट पर, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। 14,24,388 कुल मतदाता है। इनमें से पुरुष मतदाता 6,85,832 है, महिला मतदाता 6,78,225 है और अगर थर्ड जेंडर की बात कर ली जाए तो 3, सर्विस वोटर की बात कर ली जाए तो 13,113 है। वहीं आपको बता दें फर्स्ट टीम वोटर की अगर बात कर ली जाए तो 47,215 है। तो ये पहली बार वोट करेंगे, 47,215 युवा पहली बार वोट करेंगे इस सीट पर। देखते हैं इनका झुकाव फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की तरफ होता है या फिर राजनेता की तरफ जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, या फिर किनके तरफ होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 47,215 वोट एक निर्णायक वोट हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि ये पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, इसी के साथ जो जनादेश के ऊपर भी जो एक बार नजर डालेंगे। उसके बाद कांग्रेस से आपको बता दें कि प्रतिभा सिंह जीती थी और बीजेपी से हारे थे ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर। चलिए इसी के साथ जो है अब आपको बता दें कि मंडी लोकसभा सीट में कितनी विधानसभा सीटें हैं। उसके बाद जो है हम इतिहास पर भी नजर डालेंगे। भरमौर बीजेपी, लाहौर और स्पीति में बीजेपी। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो बंजर में बीजेपी, अन्नी में बीजेपी, करसोग में बीजेपी। इसके बाद सुंदरनगर में कांग्रेस, सुंदरनगर के बाद नाचन एसी में कांग्रेस, सोराज में कांग्रेस, दारंग में बीजेपी, जोगिंद्रनगर में बीजेपी, मंडी में बीजेपी, बल्लभ में बीजेपी, सरकाघाट में बीजेपी, मनाली में कांग्रेस, कुल्लू में कांग्रेस, रामपुर में कांग्रेस, किन्नौर में कांग्रेस। तो आपको ये देखें कि 17 विधानसभा सीटें हैं इस लोकसभा सीट में मंडी में, और इसमें जो है मात्र 4 सीटों पर कांग्रेस है, बाकी पर बीजेपी का परचम लहराया हुआ है। अब देखते हैं इतिहास की ओर नजर डालेंगे। हाँ बिल्कुल, क्या आखिर मंडी लोकसभा सीट का क्या कुछ इतिहास रहा है, तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। 2009 में वीरभद्र सिंह कांग्रेस से जीते थे। 2013 में उपचुनाव हुआ और प्रतिभा सिंह कांग्रेस से जीती। वही 2014 में रामस्वरूप शर्मा बीजेपी से जीते और इसके बाद जो है 2019 में भी रामस्वरूप शर्मा बीजेपी से जीते। लेकिन अब अगर इस चुनाव की बात कर ली जाए तो अभिनेत्री कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतारा है बीजेपी ने। तो हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हम चर्चा करना अब शुरू कर दें, अपने मेहमानों की तरफ रुख करें और मेहमानों का परिचय भी करा दें। तो हमारे मेहमान जो हैं ये हैं वेद प्रकाश मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, अनिल सिंह चौहान जी, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। वेद प्रकाश मिश्रा जी, प्रवक्ता बीजेपी, कंगना रनौत को मंडी से उतारा गया है, क्या सोच करके? अभिनेत्री हैं, प्रखर वक्ता हैं, प्रखर वक्ता
और बेधड़क बोलने वाली हैं, क्या इसलिए इनको पसंद किया गया है? फर्स्ट टाइम वोटर 47,000 के करीब हैं, क्या उन्हें पसंद करेंगे इसलिए इन्हें वहां से उतारा गया है? कारण क्या है? और क्या लगता है कि इस बार बाजी मार जाएगी बीजेपी? देखिए, ऐसा है कि हमारे देश का ये इतिहास रहा है कि समय समय पर जो हमारे इस तरीके के कार्यकर्ता रहे हैं, बॉलीवुड से रहे हैं या समाज सेवी रहे हैं, उनको चुनाव में अवसर दिया गया है, चुनाव लड़ने का मौका दिया गया है ताकि वो समाज सेवा में अपना ज्यादा योगदान दें। कंगना रनौत जी जो है वो लंबे अरसे से एक सक्रिय राजनीति की भूमिका में उनको देखा गया और एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम शुरू किया। तो इस नाते पार्टी ने ये निर्णय लिया कि वो वहां के मूल निवासी हैं और जो हमारे पहले के प्रत्याशी थे वो 2 बार चुनाव जीत चुके थे और इस बार एक नए प्रत्याशी के रूप में कंगना रनौत जी को हमने वहां चुनाव लड़ने का मौका दिया है और हमें ये उम्मीद है कि मंडी की जो जनता है वो उनको अपना आशीर्वाद देगी और वो चुनाव जीतेगी। जी, उनको मंडी की जनता आशीर्वाद देगी और वो चुनाव जीत जाएंगे। अनिल सिंह चौहान जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल सिंह चौहान जी, जो कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस ने जिन्हें उतारा है, विक्रमादित्य जी को, क्या लगता है? इन्होंने तो अपना आकलन कर दिया कि हाँ ये इसलिए जीत जाएंगे। आप क्या कारण बताएंगे अपने प्रत्याशी के बारे में? देखिए, विक्रमादित्य सिंह जी 2 बार से विधायक रह चुके हैं, अभी कैबिनेट मंत्री हैं। वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह जी जैसे ऊर्जावान नेताओं को जिन्होंने इतिहास रचा है हिमाचल में, उनके पुत्र हैं ये। और विक्रमादित्य सिंह जी लगातार समाज सेवा से, जनता से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, गंभीर नेता हैं, गंभीर विजन के साथ काम करते हैं। अभी हिमाचल सरकार में इसीलिए उनको कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि कंगना रनौत जी चाहे बॉलीवुड में हो चाहे राजनीति में हो, हमेशा उनको कंट्रोवर्शियल नाम दिया गया, कंट्रोवर्शियल बयान आए। कभी वो आजादी 2014 में मिली बोलती हैं, भगत सिंह, गांधी, नेहरू सबका अपमान करती हैं। मतलब वो सेल्फ गोल ज्यादा मारती हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कई बार उन्होंने ऑड पोजीशन में डाला है, क्योंकि देश के क्रांतिकारियों को गाली दे देना, ये कह देना कि 14 में देश आजाद हुआ। मतलब हमेशा उन्होंने सेंसिटिव बयान दिया है, जिससे समाज को, राष्ट्र को, या कहना चाहिए क्षत्रिय समाज को, सभी लोगों को उन्होंने संशय में डालने का काम किया या असामान्य स्थिति पैदा की। तो कंगना रनावत जी कंट्रोवर्सी के लिए ठीक है, राजनीति और समाज के लिए वो एक अच्छा व्यक्तित्व तो नहीं कही जा सकती। हालांकि वो महिला है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन ये कहना चाहिए कि इस तरह का सेंसेशन पैदा करने वाले, समाज में दुराभाव और नकारात्मक छवि बनाने वाले या नकारात्मकता को बढ़ावा देने वाले लोगों को जरूर मंडी की जनता रोकेगी। और उसका बड़ा कारण है देवेंद्र जी, ये देश की दूसरी बड़ी क्षेत्रफल के हिसाब से लोकसभा है और हिमाचल की सबसे बड़ी है। कुल्लू से शिमला तक फैली हुई ये लोकसभा है। बहुत सिंसियर यहाँ के मतदाता हैं, जैसा कि आपने इतिहास में भी बताया। तो कंगना रनावत जैसा प्रतिनिधित्व तो वहां की जनता कभी नहीं सौंपेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि मंडी ही नहीं, हिमाचल को हमेशा कंट्रोवर्सी में नहीं रहना है, बल्कि हिमाचल और ये क्षेत्र हमेशा देश में एक साख के साथ जाना गया है, राजनीतिक साख, भौगोलिक साख, प्राकृतिक साख। तो इसलिए वहां की जनता कभी भी कंगना रनावत के साथ जाने का काम नहीं करेगी। चलिए, ठीक है। हमारे साथ मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन आपकी बारी ही है और आप जुड़ ही गए हैं। सौभाग्य है, हमारा दर्शकों का भी सौभाग्य है कि आप जुड़े। जैसा कि देखा जा सकता है कि बाई इलेक्शन हुए हैं 2021 में इस मंडी लोकसभा सीट पर, और उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर जो हैं प्रतिभा सिंह यहाँ पर विजयी हुई हैं। तो अगर ये देखा जाए तो क्या इससे पहले अगर जो देखें तो 14 और 19 में जो है ये बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ से जीते हैं। क्या लगता है, कंगना रनौत को इसलिए लाया गया है कि 2021 में कांग्रेस यहाँ बाजी मार ले गई, तो कोई ग्लैमर यहाँ पर भेज दिया जाए और हो सकता है पुनः वापसी हो जाए बीजेपी की, जैसे कि 2 बार लगातार राम स्वरूप वर्मा जी यहाँ से जीते थे, माफ कीजिएगा शर्मा जी यहाँ से जीते थे। कारण क्या है? देवेंद्र जी, देखिए कंगना जी
एक अपनी इमेज है, थोड़ी फायर ब्रांड इमेज है, चुनाव लड़ रही है, अच्छे से लड़ रही है। हाँ, उनका चुनाव टफ है, ये मान सकते हैं कि उनकी सीट पे चुनाव टफ है। हिमाचल में वही एक सीट है जहाँ बीजेपी की पोजीशन थोड़ी सी टफ लग रही है, क्योंकि उन्हें अच्छी फाइट मिल रही है। इस समय हिमाचल में कांग्रेस की सरकार भी है, प्रतिभा सिंह जी का, उनके परिवार का, उनके बेटे का हर तरीके से सरकार में जुड़ाव रहा है और बहुत बड़ा योगदान रहा है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में। तो हमें ये उनको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अच्छी फाइट दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में जब सरकार की कंट्रोवर्सी हुई थी तो विक्रमादित्य जी का रवैया कुछ और था, फिर कांग्रेस ने उन्हें कन्विंस करा और उन्हें इस चीज के लिए तैयार करा कि वो आगे की राजनीति कांग्रेस के संग अपनी जारी रखे। तो वो परेशानी क्रिएट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। कंगना जी के लिए एक टफ फाइट है, हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। कंगना जी भी अच्छे से लड़ रही है और हिमाचल प्रदेश की वही एक सीट ऐसी है कि बीजेपी की जो फाइट में दिख रही है, फाइट में नहीं है। अनुराग जी के बारे में कहने की जरूरत ही नहीं है, वो और उनका परिवार कब से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में जुड़ा हुआ है और इस समय वो केंद्रीय मंत्री भी थे, 14 में भी मंत्री रहे हैं, 5 बार के सांसद भी रह चुके हैं। तो मुझे लगता है बस एक मंडी की ही सीट ऐसी है जिसमें थोड़ा सा बीजेपी को टफ फाइट मिल रही है। बीच में आपने देखा होगा सुप्रिया सुले जी का एक बयान आया था जो था कंगना जी के लिए, वो हो सकता है कांग्रेस के लिए थोड़ा डिस्टेबल करे, क्योंकि वो एक महिला है, महिला की छवि का परसेप्शन कुछ अलग होता है। इस समय वैसे भी समाज में आधी आबादी का जो वोट है वो भाजपा की तरफ ज्यादा आकर्षित है। पूरे भारत की अगर आप एनालिसिस देखें तो जो भी करंट वोटिंग पैटर्न है उसमें पिछली बार से 5 से 6% महिलाएं ज्यादा वोट कर रही हैं और उम्मीद ये है कि ये ज्यादातर वोट भाजपा को भी मिलेगा, क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं महिलाओं के लिए उसका विशेष योगदान रहता है ऐसे चुनाव में। चाहे आप उज्ज्वला गैस योजना देखें, चाहे आप प्रधानमंत्री आवास योजना देखें, क्योंकि वो भी महिलाओं को दिया जाता है, हर घर नल योजना देखें, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिसका महिलाएं उपयोग कर रही हैं और एक साइलेंट वोटर के रूप के लिए वोट करती हैं। जी बिल्कुल, तो साइलेंट वोटर के रूप में वोट करती हैं और कंगना रनौत महिला भी हैं, बीजेपी की तरफ महिलाओं का आकर्षण भी है। तो ये तमाम जो हैं कारण हैं, ये बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। अब हम एक दूसरी हिमाचल प्रदेश की एक और सीट है हमीरपुर, जो कि हॉट सीटों में मानी जाती है। तो नवजीत, हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि जरा ये इस सीट के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। चलिए, बिल्कुल। तो हमीरपुर लोकसभा सीट की बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि बीजेपी से जो है अनुराग ठाकुर चुनावी मैदान में, कांग्रेस सतपाल रायजादा, माफ कीजिएगा, सतपाल रायजादा चुनावी मैदान में कांग्रेस और बीजेपी से अनुराग ठाकुर। चलो, इसी के साथ आपको बता दें यहाँ पर कुल कितने मतदाता हैं, उसके बाद जनादेश की बात की जाएगी। तो अगर यहाँ पर कुल मतदाताओं की बात कर ली जाए तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता दें 14,55,464 कुल मतदाता है। इनमें से पुरुष मतदाता 7,15,670, 7,16,938 यहाँ पर महिला मतदाता है। थर्ड जेंडर की बात कर ली जाए तो 15 है और सर्विस वोटर यहाँ पर जो है 22,841 है यहाँ पे। तो ये स्थितियां हैं, लगभग कुछ हजार महिला मतदाता अधिक हैं यहाँ पर इस सीट पर हमीरपुर से। अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री, इन्होंने ये हैं, इनकी साख यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ें जी, जनादेश के बारे में भी जान लें। तो जनादेश की अगर बात कर ली जाए तो हमीरपुर लोकसभा सीट पर आपको बता दें अनुराग ठाकुर जीते थे और कांग्रेस से हारे थे रामलाल ठाकुर। और अब आगे चलिए, आपको बता देते हैं कि इस लोकसभा सीट में कितनी विधानसभा सीटें हैं। 17 विधानसभा सीटें तो यहाँ पर दिख रही हैं और हमको लग रहा है कि 17 की 17 पर कमल खिले हुए लग रहे हैं। देहरादून, जसवां, प्रागपुर, धर्मपुर, भोरंज, एससी, सुजानपुर, हमीरपुर, बरसर, नादौन, चिंतपूर्णी, एससी, गैग्रेट, हरोली, ऊना, कुटलैहड़, झंडूता, एससी, घुमारवी, बिलासपुर, ये जो, और श्री नैना देवी जी, ये जो 17 हैं, 17 की 17,
ये लोकसभा के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटें हैं। सभी पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। आगे इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना, उसके बाद अपने चलिए तो अब जो है एक बार इतिहास की ओर भी नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि आखिर क्या 2009 में अनुराग ठाकुर बीजेपी से जीते थे। 2014 की बात कर ली जाए तो अनुराग ठाकुर बीजेपी से, और इसी के साथ 2019 में अगर देखा जाए तो अनुराग ठाकुर 3 बार से और चौथी बार फिर चुनावी मैदान में है यहाँ पे। तो 9 में अनुराग ठाकुर, और फिर 14 में अनुराग ठाकुर, फिर 2019 में अनुराग ठाकुर। चलिए, और अब 2024 में ये चौथी बार अगर जो जीतेंगे तो चौथी बार जीत जाएंगे। अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ अनिल सिंह चौहान जी हैं कांग्रेस से, वेद प्रकाश मिश्रा जी प्रवक्ता बीजेपी से हैं, और मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग ठाकुर चौका लगाने वाले हैं या फिर आउट होंगे, वेद प्रकाश जी? देखिए, ये तो बहुत स्पष्ट है कि वो चौका लगाने वाले हैं। क्यों? वो इसलिए चौका लगाने वाले हैं क्योंकि हमारे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं और उनके कार्य की शैली, कार्यकर्ताओं से मिलने का तरीका, उनके काम करने का तरीका और उनका डेवलपमेंट उनको जीत दिलाने के लिए काम करेगा, ऐसा हमें विश्वास है। जो उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास किया है उसके आधार पर हम जनता के बीच में जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं और अनुराग जी को जीत मिलेगी, ऐसा हमें विश्वास है। ऐसी हमें 100% संभावना है कि निश्चित रूप से हमको वहां जीत हासिल होगी और वो चौका लगाएंगे। चलिए, क्योंकि कोई भी कारण ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर हम ये कहीं से भी मंथन करें कि कहीं से भी हमारा वहां कोई निगेटिव पॉइंट है जिसके ऊपर हमें विचार करना है। तो वो तो कांग्रेस खोज के रखी होगी ना, लगातार विकास की बात कर रहे हैं और उसी आधार पर हम जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें। नहीं, वो तो अब कांग्रेस खोज के रखी होगी। तो अनिल सिंह चौहान जी बताएंगे कि चौका लगेगा कि नहीं अनुराग जी का? नहीं, बिल्कुल, वो तो स्वतंत्र है उसके। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अनिल सिंह चौहान जी चौका लगा रहे हैं हमारे वेद प्रकाश जी हमीरपुर से। आप बताइए, आप क्या लगाएंगे? जहां तक मेरी जानकारी है, सबसे पहले मैं दुरुस्त कर दूं कि हमीरपुर के 17 में से 17 सीटें भाजपा के पास नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी, इसी लोकसभा से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की भी विधानसभा है जो चुनाव जीत कर आए हैं। 6 सीटें इस लोकसभा में कांग्रेस के पास हैं और 4 सीटों पर अभी उपचुनाव भी है इसमें, जहां तक मेरी जानकारी है। जी। दूसरी बात देखिए कि जहां तक हम बात कर लें इनकी अनुराग ठाकुर की, तो जिस तरह से ये नरेंद्र मोदी सरकार के झूठ का फेस रहे हैं, लगातार झूठ परोसने का काम इन्होंने किया, धार्मिक भावना को भड़काने का काम किया, हमीरपुर की जनता को 20 साल से ठगने का काम किया, हमीरपुर तक रेलवे के पहुंचने का मामला हो चाहे दूसरे वादे हो, अनुराग ठाकुर में पूरी तरह फेल हो चुके हैं। जनता इनकी असलियत को पहचान चुकी है और इस बार हमीरपुर से आप देखिएगा निश्चित रूप से कांग्रेस को जीत मिलेगी। मोदी जी की सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रियों के हारने वालों में अनुराग ठाकुर का भी नाम शामिल है। स्वयं मुख्यमंत्री वहां सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी कमान संभाल रहे हैं। और आप देखिएगा इस बार का चुनाव जनता देखेगी कि किस तरह से अनुराग ठाकुर जी ने इस सरकार में जनता को लगातार ठगने का काम किया, हमीरपुर की जनता के साथ विशेष रूप से छल किया। इसका जवाब जनता देगी और अनुराग ठाकुर बहुत बड़े अंतर से इस चुनाव को हारने वाले हैं। चलिए, अनुराग ठाकुर बहुत बड़े अंतर से हारने वाले हैं, ये अनिल सिंह चौहान जी का कहना है। हमारे साथ मनीष अग्रवाल जी भी हैं। हमीरपुर कौन सी कहानी कह रहा है, क्या मुद्दे हैं और क्या लगता है, आपका आकलन क्या कहता है? वीरेंद्र जी, पक्ष विपक्ष अपनी बातें करता रहता है, विपक्ष को विरोध करना है, पक्ष को बोलना। अनुराग ठाकुर जी की जीत में कोई संशय नहीं है, वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। 14 में भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, 19 में भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इस समय वो सूचना प्रसारण मंत्रालय देख रहे हैं। उनका हिमाचल प्रदेश की राजनीति में इससे पहले भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्रिकेट में भी उनका योगदान रहा है। क्रिकेट को पॉलिटिक्स को मिला के चलाना, हिमाचल प्रदेश को डेवलपमेंट में उनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को ये बताना चाहूंगा
कि हिमाचल प्रदेश की सरकार की उल्टी गिनती 4 तारीख से शुरू हो जाएगी, जब से केंद्र में सरकार आती है। मुख्यमंत्री जी अपने विधायकों को कंट्रोल नहीं कर पाए। राज्यसभा चुनाव में अभी आपने देखा, अभिषेक मनु सिंघवी जी वहां से अपनी सीट हार गए और भाजपा विपक्ष में होते हुए, पूर्ण बहुमत ना होने के बाद इनकी सरकार में होते हुए अपना कैंडिडेट जिता लाई। तो इन्हें अपनी पॉलिटिक्स को वहां पे कंट्रोल करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि इनकी सरकार जो है अब एक भी सीट के साथ एक्स्ट्रा बहुमत नहीं रखती, बराबर का बहुमत रखती है। कैसे ये उसे 4 तारीख के बाद मैनेज करेंगे, उपचुनाव का रिजल्ट क्या आएगा। हिमाचल प्रदेश में बस एक मंडी की सीट है जो फाइट में है। मुझे उम्मीद है कंगना जी उसमें जीत जाएंगी, बाकी किसी सीट में कोई समस्या नहीं है। अनुराग ठाकुर जी का अपना एक व्यक्तित्व है, उन्होंने देश की राजनीति में बड़ा अच्छा योगदान दिया है और वो इस सीट को बहुत अच्छे माध्यम से, बहुत अच्छे ढंग से जीतेंगे। मुझे आज लगता है कांग्रेस के संग समस्या ये है, परस्पेक्शन नहीं करते हैं, सिर्फ जीतने के लिए हर चीज का विरोध कर। तो हर चीज का विरोध आज की राजनीति में नहीं करना चाहिए। कुछ योजनाएं हर सरकार की अच्छी होती है, कुछ कांग्रेस की भी अच्छी योजनाएं थी कि आज मनरेगा नहीं चल रहा है, क्या आज आधार नहीं चल रहा है, उस परसेप्शन चेंज होता है, उसको चलाने का तरीका चेंज होता है, पब्लिक तक वो चीजें पहुंचाने का तरीका चेंज होता है। बाकी मुख्यतः पैरेलली सारी योजनाएं सबकी एक ही रहती हैं। हिमाचल के बगल में जम्मू कश्मीर है, आप आज देखिए इस बार कितना जबरदस्त मतदान हुआ है। 50% से ऊपर 58-60% का जम्मू कश्मीर में मतदान हो रहा है। 1996 के बाद इतना जबरदस्त मतदान पहली बार हुआ है। तो ये चीजों का बदलाव हमें देखना पड़ेगा कि ये राजनीति में क्या बदलाव आ रहा है। जम्मू कश्मीर बहुत दूर नहीं है हिमाचल से, ये प्रदेश जुड़े हुए हैं। राजनीति का इम्पैक्ट एक दूसरी जगह से देखा जाता है, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा पंजाब भी है। तो मुझे लगता है आप अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सडनली फाइट कर रही है। कौन ये नहीं देखता कि आप दोनों दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रहे हो, यहाँ फ्रेंडली फाइट कर रहे हो। आम आदमी पार्टी कह रही है हम फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये कह रहे हैं ये फर्स्ट है, वो सेकंड है। ये किस तरीके की लड़ाई है? आप जनता पे क्या परसेप्शन लेना जाना चाहते हो कि हमारी सरकार भी बनी रहे प्रदेश में, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार भी बनी रहे और कांग्रेस उसका विपक्ष में रह के विरोध भी करती रहे और इलेक्शन भी लड़ती रहे, और इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आए, अगर केंद्र में इन्हें कोई मौका मिलता है तो फिर ये लोग एक साथ सरकार भी करा ले। तो आपको राजनीति में कठोर स्टेबिलिटी नाम की एक चीज ला पाओगे, और अगर आप इंटरनल पॉलिटिक्स में स्टेबल नहीं हो तो आप देश को क्या स्टेबिलिटी दे पाओगे। प्रदेश की सरकार हिमाचल में मैनेज नहीं हो रही, राज्यसभा का चुनाव आप वहां सत्ता में रहते हुए हार रहे हो और उसके बाद आप ये कह रहे हो कि हम सबको हरा देंगे, हम पूरा जनादेश पलट देंगे। हिमाचल प्रदेश की 1 रैंक 1 पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम का हाँ बदलाव था, वो मुद्दा था, चुनावी मुद्दा था। इसी से हिमाचल प्रदेश में भाजपा हारी, जिससे उनका सीटों पे अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। अगर आप वोटिंग परसेंटेज में देखो तो आधा से 1% का अंतर था। और 1.5 साल का जो 2 साल का हिमाचल प्रदेश का कार्यकाल हुआ है उसमें जनता को ये पता चल गया क्या हो रहा है। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो भी वादे पोल पॉलिटिक्स में करे जाते हैं, जो आपने अपने घोषणा पत्र में वादे करे हैं, क्या आप उसको हिमाचल और कर्नाटक में जहाँ आपकी सरकार कर रही है जनता को वो बेनिफिट दे कि मॉडल प्रस्तुत नहीं कर सकते हो कि हम जो ये कह रहे हैं 1 लाख रुपए महीना को देंगे, तो जिन राज्यों में आप शासित हो क्या आप वहां दे रहे हो, और अगर आप केंद्र का चुनाव हार जाओगे तो उस जनता को भी नहीं दोगे। तो आपको पोल प्रोमिसेस को पूरा करके उन्हें डॉक्यूमेंट करके उन जनता के बीच में जाना पड़ेगा, तभी आप बार बार रिजल्ट को रिपीट कर सकते हैं। अन्यथा जनता बदलाव की तरफ इसीलिए देखती है कि जो हमसे कहा गया था वो हमसे नहीं मिल रहा। आज भाजपा के जीतने का कारण ये नहीं है कि भाजपा चुनाव बहुत अच्छे से लड़ रही है, लेकिन मोदी की गारंटी का जो फिगर पब्लिक में उभर के आया है कि जो हमसे कहा गया था उसकी डिलीवरी हो रही है, तो उन्हें विश्वसनीयता है कि अगले कुछ सालों में जो हमसे आज कहा जा रहा है वो हमें डिलीवर करके दिया जाए। चलिए ठीक है, अब ये बातें तो हो गई इस सीट की। जी अनिल सिंह चौहान जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। हूं कि विश्लेषक जी बहुत काफी थे, वेद प्रकाश मिश्रा जी की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनी हुई सरकार चाहे मध्य प्रदेश में खत्म कर दी जाए, चाहे महाराष्ट्र में खत्म कर दी जाए, और चाहे हिमाचल में खत्म करने का प्रयास हो और ना हुआ हो, एक स्वतंत्र पत्रकार उसकी आलोचना करे सूचना और प्रसारण के प्रभाव में आए बिना, तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। बाकी आपके विद्वान दर्शकों पे छोड़ता हूं कि एक चुनी हुई जनमत की सरकार को माननीय विश्लेषक महोदय खुलेआम एक लोकप्रिय चैनल पर धमका रहे हैं कि कब गिर जाएगी पता नहीं। दूसरी बात,
राज्यसभा का सांसद और लोकसभा के सांसद के चुनाव जो हुए हैं, राज्यसभा के चुनाव जो हुए हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मंडी लगाने का काम किया, ईडी आईटी के माध्यम से भयादोहन करने का काम किया, पूरे देश की जनता जानती है। उसकी भी आलोचना हो सकती थी। चंदे में जो इनका खेल खुला है उसकी भी आलोचना हो सकती थी। इन्होंने जिस तरह से दलों को समाप्त करने का काम किया उसकी भी आलोचना हो सकती थी कि लोकतंत्र कैसे बचेगा। लेकिन शायद मनीष अग्रवाल जी के बस का नहीं है, क्योंकि जब बड़े बड़े सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए जा रहे हैं तो बेचारे पत्रकारों की भी गलती नहीं है, बहुत बड़ी इच्छा शक्ति चाहिए उनका विरोध करने का या केंद्र सरकार से सवाल पूछने का। सरकारों से सवाल पूछने के लिए जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का जिम्मा है वो अधिकतर ये लोग छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि क्या करें, गौरी लंकेश और कलबुर्गी जैसे लेखक और पत्रकार भी तो याद आ जाते हैं। दैनिक भास्कर जैसे समूहों पर ईडी और आईटी का छापा जब पड़ा, उसके बाद अखबार ये छापने लग गया कि बुलेट ट्रेन 5 साल बाद चलेगी। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि बुलेट ट्रेन, रोजगार, महंगाई, इन मुद्दों पर बात करने की हिम्मत शायद ही कुछ पत्रकारों में बची है। अब तो ये बताते हैं कि सरकारें अपनी बचाओ कुछ दिन में गिरने वाली है और आपकी गलती से गिरने वाली है। ये नहीं बताते कि केंद्र सरकार खरीद फरोख्त करेगी, भयादोहन करेगी, ईडी आईटी का इस्तेमाल करेगी। डी कंपनी की तरह सरकार चलाने वालों से सवाल पूछने की हिम्मत देवेंद्र जी बहुत कम पत्रकारों में होती है और बहुत कम मीडिया समूहों में होती है। मनीष जी, आपके लोकप्रिय चैनल कुछ पर कहना हम चाह रहे हैं, लोगों को बात रखने का मौका दे दिया जाता है, लेकिन अक्सर आप देखिएगा कई मीडिया समूहों में तो हमको बात भी नहीं रखने दी जाती है। तो बहुत अच्छे से मनीष जी ने भारतीय जनता पार्टी का बचाव किया, उनको साधुवाद। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जनता, अंग्रेजों को हटाने के लिए भी जनता एक दिन एकजुट हुई थी और कुछ सालों के शासन के बाद उनको भी हटा दिया गया था। यहां भी जनता वर्सेस भाजपा का चुनाव होगा और एक बार फिर कांग्रेस सफल होगी और जो निरंकुश सरकार चल रही है उसको हटाया जाएगा। चलिए ठीक है जी, मनीष जी आप कुछ कह रहे हैं। दिवेंद्र जी, मैं दो चार लाइनें बस कहना चाहता हूँ। पहले तो देखिए, जो भी हो, पक्ष में या विपक्ष में हो, उसको अपनी आलोचनाएं भी सुननी चाहिए। दूसरी चीज, क्या कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे ये बताएंगे कि इस देश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन चुनी गई सरकारों को 1 मिनट में हटा दिया गया था? क्या वो इस देश में नहीं? उसी का बदला ले रहे हैं क्या मोदी जी? और आप इसीलिए समर्थन कर रहे हैं क्या? उसी का बदला लिया जा रहा है क्या? मनमोहन सरकार से भी तो कंपैरिजन हो सकता था। और अगर धाराओं के तहत हटाया गया होगा, संवैधानिक व्यवस्था के तहत हटाया गया होगा, यहाँ छद्म रूप से तानाशाही और इमरजेंसी नहीं लगाई गई होगी, हर दिन इमरजेंसी नहीं लगाई गई होगी, हर दिन लोकतंत्र का चीरहरण नहीं किया गया। ठीक है अनिल जी, मनीष जी को सुन लीजिए। पार्टी के प्रवक्ता जी, मनीष जी को सुन लीजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने अंदर के उस पत्रकार को जगाइए जो दोनों पक्ष को न्यूट्रल होकर रखता है, लोकतंत्र के हित की बात करता है। जी अनिल जी, मनीष जी को सुन लीजिए। अब मनीष जी को अपना पक्ष रखने दीजिए। आपने सीधे सीधे आरोप लगाया, लेकिन अब मनीष जी को भी सुन लीजिए। थोड़ा सा धैर्य रखिए, मनीष जी को सुन लीजिए। देखिए, मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि यही विपक्ष को इस समय सीखना है। अगर वो दूसरे की बातें सुनेगा तभी तो जान पाएगा समस्या कहाँ पे है। लेकिन वो सिर्फ एक रटी रटाई बात बोलता है। 370 से 380 बार इस देश में राष्ट्रपति शासन कैसे कल्पना कर सकते हैं आप? आज आप एक मुख्यमंत्री, सिर्फ एक मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जेल में है, उनके लिए बोल रहे हैं। जब 75 में इमरजेंसी लगी थी, पूरा विपक्ष जेल में था, वो भी इस देश ने देखा है। तो अगर हम दोनों परिपेक्ष बोलेंगे तो फिर आप कहते हैं हम भाजपा के प्रवक्ता हैं। आपने बात करी कि 2 मुख्यमंत्री जेल गए, एक तो अरविंद केजरीवाल जी आज जाएंगे, 1980 में पूरा मौका दिया। जनता ने चुना कि नहीं चुना? आपके बाप दादाओं ने, हमारे बाप दादाओं ने 1980 में इंदिरा जी को चुना आपातकाल के बाद। बात कहीं ना कहीं वो खत्म हो गई। बाकी सवाल उठाने के लिए आपको इंदिरा जी के पास जाना होगा। अभी मनमोहन जी हैं, उस पर सरकार इस देश की जनता ने 1980 में, 84 में कांग्रेस को चुनकर कहीं न कहीं उस गलती के लिए कांग्रेस को माफ कर दिया था। आप वो रिकॉर्ड पुराना मत बजाइए और उसका बदला भाजपा ले रही है, ये आप बताएंगे तो ये आपके विद्वान दर्शक इस लोकप्रिय चैनल के जरूर समझ जाएंगे कि गोदी मीडिया का बार बार बोलना, 1975 में चले जाना, जितनी गलतियां हुई है नेहरू की देन है। महंगाई इसलिए है कि पाकिस्तान बगल में है, ये नहीं चलेगा साहब। 100 दिनों में महंगाई कम करने की बात हुई थी, रोजगार की बात हुई थी। आप भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की हैसियत से कब तक लोकतंत्र का चीरहरण करते रहेंगे? कब तक आप पत्रकार का धर्म नहीं निभाएंगे? 75 की बात आप करते हैं। अनिल सिंह चौहान जी, ठीक है अब 1947 में आरएसएस ने क्यों माफीनामा सावरकर ने लिखा? ठीक है अनिल सिंह चौहान जी, ठीक है, रोकना चाहेंगे हम आपको, रोकना चाहेंगे।
चाहेंगे हम उसका आपको, भी सवाल रोकना उठाइएगा, चाहेंगे, तब हम रोकना मानेंगे आप चाहेंगे, निष्पक्ष पत्रकार हैं। रोकना तब चाहेंगे। तो आपकी हिम्मत नहीं होगी जी, मनीष जी भाजपा के की खिलाफ जो बोलने की। भी बातें हैं वो उनके अपने निजी हैं और उनके निजी आकलन हैं। देवेंद्र जी, आपके निजी आपके बातें आपके जब- पक्ष में नहीं निजी गई ये, बातें जब संविधान और लोकतंत्र का नहीं चीरहरण नहीं, करने आपके पक्ष में नहीं गई, कांग्रेस के पक्ष में नहीं गई, इसका मतलब तो ये तो नहीं कि वो बीजेपी के प्रवक्ता हो गए। पक्षों के लिए जब नहीं, पत्रकार बात ठीक करते है, हैं, लोकतंत्र ठीक के है, हित में बात करते आप हैं, भी तो हमारे अच्छा लिए लगता है। उतने ही लेकिन सम्मानित प्रायोजित हैं तरीके से जितने कोई की मनीष जी पत्रकार हैं। अगर इस तरह बात और करेगा, तो मनीष आप हमें जी, म्यूट कर मनीष सकते जी, हैं, आप हमें हटा सकते हैं, जी। लेकिन आपत्तिजनक बातें नहीं सुनी जाएंगी। नहीं, नहीं, हम देश के कहीं नहीं शहीदों हटा का रहे। अपमान नहीं सुना जाएगा। आप क्या बात कर रहे हैं? हटा आप दीजिए हमारे लेकिन मैं सम्मानित आपको स्पष्ट कह रहा नहीं, हूं सम्मानित कि मेहमान जब हैं पर सवाल नहीं और उठेगा, मेहमान तो भगवान अंग्रेजों के से समान भर्ती होता होने है। की क्यों करते थे? नहीं अनिल जी, अनिल जी, 1975 मेहमान की ये भगवान बात के करेंगे, समान होता तो है। सवाल आप तो विद्वान उठेगा भी कि हैं, आप दोनों पर आप सवाल क्यों विद्वान नहीं भी उठा रहे हैं। सुन तो लीजिए, आप भी मेहमान हैं, मेहमान मनीष जी भी हैं, दोनों लोग मेहमान जो हैं हमारे वेद प्रकाश जी भी हैं, मेहमान सभी नहीं मेहमान हमारे हैं। और ठीक है, ठीक है, ये इनका अपना पक्ष हो सकता है, नहीं इनका पक्ष अपना हो सकता है, भाजपा के नहीं दूसरे प्रवक्ता बन जाएंगे तो नहीं मैं आपत्ति तो नहीं, करूंगा, बिल्कुल नहीं, उनकी बिल्कुल नहीं। भूमिका पत्रकार और अगर आपके विश्लेषक पक्ष की में है। इनका और वो विश्लेषण समालोचना नहीं गया, दोनों नहीं दल अनिल जी, करेंगे। अनिल जी, देखिए, अनिल जी, मेरा सिर्फ एक अगर कहना है, अगर इनके हर पक्ष दल में में नहीं इस कुछ- तरह से तो कुछ आप ये भी कह सकते हैं ना कि सकारात्मक आपने होता है, सारी कुछ विधानसभाओं को नकारात्मक होता है। नहीं लेकिन नहीं एक शायद ही विधानसभाएं अब दल की क्लियर होके आ गई अगर हैं। ये प्रशंसा आप करेंगे तो इस तरह और से विपक्ष की आलोचना करेंगे तो ये लोकतंत्र का धर्म विश्लेषण है, ये इनका अपना विश्लेषण है। तो मैं करूंगा, नहीं, नहीं, वो आप अपने धर्म का निर्वहन नहीं कर ठीक रहे है, हैं। ठीक है, उनका विश्लेषण भाजपा प्रवक्ता की तरह नहीं होना चाहिए देवेंद्र जी। नहीं, नहीं, दोनों ठीक है। दलों को न्यूट्रल करके नहीं, उनको रखना विश्लेषण चाहिए करने का और दोनों तरीका दलों की इनका आलोचना अपना करें। है। एक दल विशेष की आलोचना करना, चलिए। विपक्ष को समाप्त किया जा रहा है जो सरकार द्वारा, उस ठीक पर है। हामी भरना, वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश जी, अफसोसजनक है। विश्लेषण को आप किस रूप में देखते हैं? हमारे मनीष जी ने जो विश्लेषण किया उस पर बड़ा प्रश्न अनिल जी ने लगाया, तो अब वेद प्रकाश जी आप किस तरह से देखते हैं? जल्दी से, क्योंकि दूसरी देखिए, जब प्रश्न जो हमारे पत्रकार भाई हैं उन्होंने जो विश्लेषण किया, उस विश्लेषण में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया, तो उसके ऊपर जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उनका आपत्तिजनक प्रश्न आना तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन मैं एक बात ये जानना चाहता हूं जो हमारे साथी कांग्रेस के हैं कि आपको देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान एक भी काम अच्छा दिखता नहीं है, लेकिन जब ये बात सदन में उठने की स्थिति आती है तो आप सदन में इस बात को उठाते नहीं, सड़क पर आंदोलन आप करते नहीं, जनता के बीच आप जाते नहीं, टीवी चैनलों के ऊपर आप उग्र होकर के अगर किसी पत्रकार की बात को दबाना चाहते हैं, एंकर की बात को दबाना चाहते हैं, तो ये न्याय संगत नहीं है। आप मुख्य विपक्षी दल हैं, ठीक है, हम सरकार में हैं, कल आप सत्ता में हो सकते हैं, आपकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी है कि देश के जनता की आवाज सरकार के समक्ष रखें, और सरकार अगर कोई गलत काम कर रही है जो जनता के हित में नहीं है, उस पर आपको विरोध करने का पूरा अधिकार है। और मीडिया स्वतंत्र है, वो चाहे कांग्रेस के पक्ष में बात करें या भाजपा के पक्ष में बात करें या उनका विश्लेषण करके लोगों के बीच में उस बात को रखें। क्या मीडिया में आलोचना हमारी नहीं होती? हमारी भी आलोचना होती है मीडिया में, और हम सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उस आलोचना से के माध्यम से हम अपना सुधार करें। लोग नहीं करेंगे, नहीं, हम अपना सुधार करें। आप कठोर तो से देखिए, कठोर आप जो प्रहार मुख्य करिए, मैं सुन विपक्षी लूंगा, दल है, क्योंकि आपका दायित्व भाई है, आपके आप- दल की प्रतिबद्धता है, लेकिन जब एक भाई विश्लेषक आप- इस तरह का प्रहार करेगा विपक्ष की तरह तो नहीं सुना जाएगा। देखिए, दूसरी बात यह है कि जब सदन में जब सर्वाधिक जब निलंबन आप प्रश्न करते हैं, आएगा तो अगर सदन आप में विश्लेषक सांसदों को प्रश्न सवाल कर ही रहे नहीं पूछने हैं देते हैं, तो निरंकुश आपको है एक आपकी बार उस सरकार। प्रश्न के ऊपर तो जब गंभीरता से निर्वाचित विचार लोगों करना को आप चाहिए, निलंबित यह कर आपका देंगे नैतिक तो दायित्व सवाल कौन बनता है। पूछेगा? आप जेल में डाल देंगे, और सवाल कौन पूछेगा? जो प्रश्न आप EDIT का मुझ संबंध पर भिजवाएंगे, उठाएंगे भयादोही उसका हम करेंगे, जवाब देंगे। चंडीगढ़ और सूरत बनाएंगे पूरे देश को, तो लेकिन सवाल तो अब आप पैदा होगा जैसे साहब। आप अपना और घर मनीष नहीं अग्रवाल संभाल जी पा जैसे रहे हैं, पत्रकारों आप के अपने पक्ष विधायक नहीं ले रोक पा रहे हैं, ऐसे तो पत्रकारों मीडिया अगर की उसकी बदौलत ही मैं तो एनालिसिस खुलेआम करके एक चैनल आपको पर कह आईना रहा हूं, दिखाने का आज काम लोकतंत्र करे, का तो चीरहरण इसका हो रहा मतलब ये तो नहीं आज कि वो भाजपा लोकतंत्र के घायल प्रवक्ता है, हो गए। क्योंकि सरकार से ऐसा सवाल नहीं है। पूछना पहला दायित्व कहीं है, लोकतंत्र क्योंकि घायल सरकार नहीं है, जनता कहीं से संविधान वादों पे खतरे चूक में रही नहीं है। हाँ, सरकार की कांग्रेस कहेंगे, का सरकार अस्तित्व हम दोनों जरूर मेहमानों खतरे से में है, कहेंगे, कांग्रेस हम दोनों खतरे में मेहमानों है, से कहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। करना ही अच्छा नहीं, नहीं अब हम दोनों ये मेहमानों अच्छी से बात है। कहेंगे कि थोड़ा सा शांत रहें, और मनीष अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, और
जी मनीष जी जल्दी से, क्योंकि हमें दूसरी सीट पर भी जाना है। देवेंद्र, मेरे 2 लाइनें हैं बस। एक तो कांग्रेस ने लिखित 14 मीडिया के लोगों का बॉयकॉट करा था कि हम इनके चैनलों पे नहीं जाएंगे, और कांग्रेस के जो सहयोगी दल है वो सारे उन चैनलों पे डिबेट में जाते हैं। दूसरी चीज, आज कांग्रेस ने लिखित रूप में शाम को सारे एग्जिट पोल का बॉयकॉट करा है कि उनका कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा। ये किस तरीके की स्ट्रैटेजी? तो आप बताइए क्यों एग्जिट पोल की डिबेट में नहीं जाएंगे? कि आपको पहले से मालूम है कि आप हार रहे हैं? लिखित रूप में कल पवन खेड़ा जी ने एडमिट कराया कि हम किसी मीडिया की जहां बुलाया जाएगा वहां जाएंगे। नहीं, पवन खेड़ा आपसे यही बोलना चाहता था कांग्रेस के प्रवक्ता कि मनीष अग्रवाल जी भाजपा के प्रवक्ता की हैसियत से और कांग्रेस के विरोध में मनीष अग्रवाल जी भाजपा के प्रवक्ता नहीं, ये बाकायदा आपको आईना दिखा रहे हैं। आपने ये क्यों डिक्लेरेशन कर दिया कि साहब हम किसी भी चैनल पर एग्जिट पोल की डिबेट करने नहीं जाएंगे? सत्ता के पक्ष में सिर्फ बहस करना इनका धंधा है और विपक्ष से सवाल पूछना इनका धंधा है, जबकि मीडिया का पहला धर्म है कि जो चुनी हुई सरकार है उस पर सवाल उठाए, उसकी नीतियों पर सवाल उठाए। और जब करने लगे हो सकता है कि अगर विपक्ष अपनी विपक्ष की भूमिका अदा नहीं करेगा तो भाई प्रश्न तो विपक्ष के पास आएगा ही आएगा। मीडिया बौखलाहट में चाहता था कि दर्शकों के बीच आप बताइए ना, शाम को क्यों नहीं जाएंगे? हम नहीं जाना चाहते, हम दोनों को रोकना चाहेंगे, हम दोनों को रोकना चाहेंगे। एक मिस्टेक हो गया था हमीरपुर में, हमीरपुर की जो हम जानकारी दे रहे थे। जी अनिल जी हम आपको रोकना चाहेंगे। मनीष जी आपको जी, अनिल जी, मनीष जी, विजय जी, एक गलती हो गई थी जिसको हम सुधार रहे हैं। ये जो लोकसभा 17 लोकसभा के अंतर्गत जो 17 विधानसभाएं आ रही हैं, वो उन विधानसभाओं में जहां पर कांग्रेस है, इसकी लिस्ट हम अपने स्क्रीन पे चला रहे हैं। धर्मपुर में कांग्रेस है, भोरज में कांग्रेस है, नादौन में कांग्रेस है, चिंतपूर्णी में कांग्रेस है, हरोली में कांग्रेस है, घुमारवी में कांग्रेस है। अब ये जो गलती थी ये दुरुस्त हो चुकी है और हम ये थोड़ी सी मिस्टेक की कारण हुआ है। हालांकि अब हम पुनः अपने मेहमान के पास जाएंगे। 17 में से ये जो 6 सीटें हैं ये कांग्रेस को गई थी। तो ये हमीरपुर की बातचीत चल रही है और ये सारी चीजें हैं। जी कुछ कहना चाह रहे थे अनिल जी? मैंने आपसे आग्रह किया था, आपके चैनल का शुभचिंतक हूं, क्या विश्लेषक ने ध्यान दिया? क्या कहा कि आपने गलत फीडबैक दे दिया है कि नहीं, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है जब तमाम काम होते हैं तो उसमें मिस्टेक होती है। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। की बात कर रहा हूँ, क्या विश्लेषक महोदय ने ये कहा इससे जनता में गलैदा हो सकता है? चलिए ठीक है, हम अब अगली सीट की तरफ रुख करेंगे और जाएंगे बिल्कुल हम आपको रोकना चाहेंगे। जो अगली सीट की बात करेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हम इस पे बात करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबी चलेगी। तो अब जो अगली सीट की बात करेंगे, आपको बता दें कि अगली सीट जो है दुमका है। इसमें आपको बता देते हैं कि मुकाबला किस किस के बीच में है। बीजेपी से बात कर ली जाए तो झामुमो से चुनावी मैदान में है और इसी के साथ अब जो है कुल कितने मतदाता है यहाँ पर एक बार उस पर नजर डालेंगे। फिर जो है जनादेश की बात करेंगे, फिर इतिहास पर नजर डालेंगे कि आखिर इस लोकसभा सीट का इतिहास क्या कुछ रहा है। तो कुल मतदाताओं की अगर बात कर ली जाए तो 15,68,319 कुल मतदाता हैं। इनमें से पुरुष मतदाता 7,87,603 है, महिला मतदाता 7,80,716 है। चलिए अब जो है जनादेश की ओर भी एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर यहाँ का जनादेश क्या कुछ रहा है। तो जनादेश में आपको बता दें कि सुनील सोरेन जीते थे बीजेपी से और हारे थे शिबू सोरेन झामुमो से। और इसी के साथ अब आपको बता देते हैं इस लोकसभा सीट में कितनी विधानसभा सीटें हैं, उसके बाद जो है इतिहास पर नजर डालेंगे। चलिए तो अब इसी के साथ इतिहास पर नजर डालेंगे। 2009 की अगर बात कर ली जाए, शिबू सोरेन झामुमो से थे। 2014 में शिबू सोरेन झामुमो से यहाँ पर जीते। और इसी के साथ अगर 2000 की बात कर ली जाए, सुनील सोरेन बीजेपी से जीते।
तो चलिए, ये यहाँ का इतिहास रहा था। इसी के साथ तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर क्या कुछ इतिहास रहा। अब जो है वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेंगे। हमारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुबह लगातार 7 बजे से हम आपको चुनाव से जुड़ी हुई, मतदान से जुड़ी हुई हर एक अपडेट दे रहे हैं। तो अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहे न्यूज़ आर के साथ।